Welcome students. So today I'm going to start with exercise 13.2 of class 12 mathematics and that is the topic is multiplication theorem of on probability. Okay, so till now we have done exercise 13.1 which is the conditional probability. So in that exercise we have done with the conditional probability, उसका formula किया, examples की, sums की. ठीक है. So next topic is multiplication theorem on probability. Multiplication theorem का क्या मतलब है कि देखो, अगर मैं कहूँ कि लेट ई एंड एफ आर द टू इवेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस एफ एस, ठीक है ना. जैसे कि मैंने कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है. रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि मैंने कॉइन टॉस कर दिया या एक डाई को थ्रो किया, ठीक है. तो ये डाई को थ्रो करना या डाइस कॉइन को टॉस करना, दिस इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. जो उसकी सैम्पल स्पेस आती है पूरी प्रॉपर, जैसे सैम्पल स्पेस ऑफ अ डाई क्या होती है 1 2 3 4 5 6, वो होगी सैम्पल स्पेस. और उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स कर दूँ, अगर मैं कर दूँ कि इवन नंबर लेने हैं मैंने डाइस में से, तो हो गया उसका एक इवेंट हो गया. अगर मैंने ऑड नंबर लेने तो उसके वो छोटे छोटे इवेंट्स हो गए, ठीक है. यानी कि इवेंट क्या है, सैम्पल स्पेस का सबसेट है. देखो, अगर ए एन ई एन एफ अगर दो इवेंट्स आर द टू इवेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस एस, ठीक है. तो मुझे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि ई और एफ साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं, मतलब ई एंड एफ दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ई एंड एफ दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं अकरेंस ऑफ द इवेंट्स ई एंड एफ, तो उसको क्या बोलूँगी, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है. तो वो किस तरीके से निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू, इसको निकालने को हम जो भी इसका आंसर आएगा, दैट मेथड और दैट थिंग इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी. ये मैं आपको बताती हूँ कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी जो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं. तो मैं सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने अब तक पढ़ी वो क्या थी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ या ई, जबकि इसका मतलब होता है कि ई विद रिस्पेक्ट टू एफ का मतलब होता है कि एफ जो इवेंट है वो हो चुका हुआ है और उसकी प्रोबेबिलिटी ई के विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ये अब तक हमने लास्ट एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला लगा के, ये वाला कंसेप्ट यूज़ करके हमने सारे सम्स को सॉल्व किया, ठीक है जी. तो अब भी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है. यहाँ पे मतलब होता था कि एफ वाला इवेंट हो चुका हुआ है, इट हैज़ बीन अकर्ड, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन अप्लाइड ऑन एफ या विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो हम ये लिखाते थे. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि ई और एफ जो है दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं, ठीक है. साइमल्टेनियसली अकर करने का मतलब है कि पहले इवेंट ई हुआ, ठीक है, पहले इवेंट ई हुआ, ठीक है. तो जब इवेंट ई हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है. उसके बाद इवेंट हुआ इवेंट एफ, ठीक है. तो जब इवेंट एफ हुआ तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थी ना, उसने एफ वाले इवेंट को इफेक्ट किया, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, इसकी वजह से एफ वाला इवेंट या उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, कुछ ना कुछ चेंज होगी, इफेक्ट हुआ, ठीक है. यानी कि प्रोबेबिलिटी पहले तो ई वाला इवेंट हो गया, उसकी लिख दी मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. अब एफ वाली प्रोबेबिलिटी कैसे हुई कि एफ वाली प्रोबेबिलिटी को ई वाली प्रोबेबिलिटी ने, ई वाले इवेंट ने क्या किया, इफेक्ट किया, ठीक है. तो देखो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे उस इवेंट की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ, ठीक है, विद कंडीशन अप्लाइड ऑन ई, कि ई की जो इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी थी उसने एफ को इफेक्ट किया, ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट होने, पहले तो ई वाला इवेंट हो गया, ठीक है. उसके बाद जब ई वाला इवेंट हुआ तो उसने एफ वाले इवेंट को होने में ई ने एफ को इफेक्ट किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशन अप्लाइड ऑन ई, ठीक है. तो दिस थिंग इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लीकाई हो रहे हैं. आप अब कहोगे कि ये बात तो हम इस फॉर्मूले से भी लिख ही सकते थे, है ना कि इंटरसेक्शन निकालो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये लिख लो अभी, ठीक है. पर देखो आपको ये मतलब भी पता होना चाहिए ना कि कैसे ये चीज़ आ रही है ना, ठीक है. हमने अभी 2 इवेंट्स के लिए पढ़ी है, अभी 3 के लिए भी पढ़ेंगे, 4 के लिए भी पढ़ेंगे, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. और ऐसे ही अगर देखो ई इंटरसेक्शन एफ की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हैपन हुआ, इवेंट ई अकर हुआ, इस तरीके से पहले अगर इवेंट एफ अकर हो जाए तो, ठीक है, अगर पहले इवेंट एफ अकर हो जाए और उसने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को इफेक्ट कर दिया, ठीक है. मतलब एफ इवेंट जो हो चुका है, ठीक है,
एफ इवेंट हो चुका, जो इवेंट हो चुका तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, मतलब स्लैश के बाद लिखते हैं, ठीक है। और जो इवेंट एफ हो चुका है उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को इफेक्ट किया, ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बोथ आर द वैल्यूज़ फॉर द, इन दोनों रिजल्ट्स को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी आपको हम इसका क्वेश्चन करेंगे, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कैसे इसने इसको इफेक्ट किया। मैंने अभी बताया आपको, वो आपको वो वाली बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर ये तो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम दो इवेंट पे, ई और एफ है। अगर मान लो 3 इवेंट हो तो, ई एफ एंड जी हो तो, देखो अगर प्रोबेबिलिटी, अगर एक 2 इवेंट हो रहे थे तो पहले एक इवेंट हुआ, फिर एक इवेंट ने दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट किया, कंडीशन इस पर अप्लाई होगी ई पे, ठीक है। अब देखो मान लो कि पहले इवेंट हुआ ई, तो मैंने लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अकरेंस ऑफ ई, ठीक है। उसके बाद इवेंट हुआ एफ, तो जब एफ इवेंट हुआ तो उस पर ई वाला इवेंट अब हो चुका है, तो इसकी एफ की क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये वाला, बिकॉज ई हैज़ अकर्ड, ई हैज़ अकर्ड, जो इवेंट हो चुका होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं स्लैश में, मतलब कंडीशन इस पर अप्लाई होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कंडीशन अप्लाइड ऑन ई, ई इवेंट हो चुका है, ठीक है। और अब अगर हमने जी की प्रोबेबिलिटी को लिखना है तो जी की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, जी की प्रोबेबिलिटी जब जी इवेंट हैपन हुआ तब उस टाइम पे ई और एफ दोनों हो चुके थे, दोनों हो चुके थे, ई एंड ई और इफ एफ बोथ हैज़ अकर्ड, ठीक है। तो ये क्या लिखोगे आप कि ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना, कि दोनों हो चुके हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों हो चुके हैं, मतलब इस दोनों को अगर हमने ई और एफ दोनों को लिखना हो तो इस तरीके से लिखूंगी, बोथ हैज़ अकर्ड, ठीक है। फिर से एक बार देख लो कि कैसे लिखा मैंने। सबसे पहले आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्या आप लिखोगे कि एफ़ की प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी कि एफ़ जब हुआ तो उस टाइम पे ई वाला इवेंट हो चुका हुआ था, ठीक है। तो यानी कि इसने ई वाले इवेंट ने एफ़ को इफेक्ट किया। उसके बाद जी वाला जब इवेंट हुआ तो ये वाले दोनों ई और एफ दोनों इवेंट हो चुके थे, ठीक है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ने जी की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट किया, जी वाले इवेंट को इफेक्ट किया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया जी स्लैश ई इंटरसेक्शन एफ। इस तरीके से ये देखो बेटा 3 है, अगर आपने 4 का लिखना हो आपको वो भी लिखना आना चाहिए, खुद लिखना आना चाहिए। देखो आप बताओ अगर 4 हो जाएगा किस तरीके से लिखोगे, ई एफ जी और एच, मान लो 4 हो जाए तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एच। सबसे पहले इवेंट हुआ ई, ठीक है, फिर उसके बाद एफ की लिखनी है, कैसे लिखोगे, एफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जहाँ पे ई हैपन हो चुका, अक्कर हो चुका हुआ है। उसके बाद जी की लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जब ई और एफ दोनों हैपन हो चुके हैं, ठीक है। अब लिखनी है एच की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जब ई एफ और जी तीनों हैपन हो चुके हैं, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। इस तरीके से लिखोगे 4 की, ठीक है ना। तो बेटा ये आपको लिखनी आनी चाहिए, तभी आप अपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सो नेक्स्ट आई विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट एग्जांपल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन ऑफ द एग्जांपल। देखो बेटा एग्जांपल नंबर 8 करते हैं अभी आपके बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के। तो देखो एग्जांपल नंबर 8, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement। एक अर्न में क्या है, 10 ब्लैक बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल हैं, 2 बॉल्स जो हैं इसमें से बाहर निकाल लेगी, 2 बॉल्स। अब इसको ज़रा मतलब एक्चुअल में अपने माइंड में ये सिचुएशन लाने की कोशिश करो कि 10 ब्लैक बॉल है, 5 वाइट है, मतलब टोटल कितनी होगी 15 बॉल्स। 15 में से क्या किया, 2 बॉल्स को हमने निकाल लिया, वन आफ्टर द अनदर, वन आफ्टर द अनदर। ऐसे नहीं किया कि 2 बॉल इकट्ठी निकाली, वन आफ्टर द अनदर मतलब एक निकाली फिर उसके बाद दूसरी निकाली, और विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक निकाल के हमने अपने पास रख लिया, उसको दोबारा उसमें मिक्स नहीं किया, बीच में नहीं डाला मैंने, ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों बॉल्स जो हमने निकाली हैं वो ब्लैक है, ठीक है, वो ब्लैक हैं, वाइट का उसमें कोई रूल नहीं है। तो बोथ ऑफ देम आर ब्लैक। तो देखो लेट ई एंड एफ डिनोट द इवेंट्स दैट फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल ड्रॉन आर ब्लैक। कि देखो इवेंट ई मैंने ले लिया कि जो पहली मैंने बॉल निकाली है, फर्स्ट बॉल इज
ब्लैक, ठीक है। एफ मैंने क्या इवेंट ले लिया कि सेकंड बॉल जो मैंने निकाली है वो भी क्या है, ब्लैक है, ठीक है। अब आगे देखो एक बार कैसे करते हैं। हमने निकालना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर ब्लैक। इसका मतलब कि मैंने निकालना है कि दोनों बॉल्स ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब दोनों की बात की, मतलब इवेंट ई और एफ दोनों अक्कर हो रहे हैं, ठीक है ना। तभी हम उस पर ये वाला थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, कि इवेंट ई और एफ दोनों अक्कर हो रहे हैं इस पर, कि फर्स्ट बॉल भी ब्लैक है और सेकेंड बॉल भी क्या है, ब्लैक ही है। तो इसमें इसलिए हम निकालेंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ की बात करेंगे कि दोनों इवेंट्स हो रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ क्या होगा, देखो बेटा 10 ब्लैक बॉल है, ठीक है, और 5 है वाइट, टोटल होगी 15, ठीक है। तो ब्लैक बॉल पहली बार आपने क्या किया, बैग में से 15 एक ब्लैक बॉल निकाली, तो क्या हो जाएगा 10/15, 10 ब्लैक का टोटल 15, 10/15 हो गया, ठीक है जी। अब देखो दूसरी बार आपने, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है ना। यही हमने लिया था ना कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाली, इवेंट ई की, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज़ कंडीशन अप्लाइड ऑन ई वेयर ई हैज़ अकर्ड। देखो बेटा अब यहाँ पे ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करो। एक बार हमने ब्लैक बॉल निकाली और यहाँ पे बात की है कि रिप्लेस किया, कि वो जो है बॉल रिप्लेस नहीं की गई। एक बॉल मैंने निकाल के रख ली। अब अगर टोटल 15 में से मैंने एक बॉल निकाल लिया तो बेटा कितनी बॉल्स रह जाएंगी, एक बॉल निकाली तो टोटल 14 बॉल्स रह जाएंगी, ठीक है। तो 10 ब्लैक बॉल थी, उसमें से एक निकाली तो कितनी रह जाएंगी, 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 9/14, ठीक है, 9/14। इसको देखो, इसको ये क्यों लिखा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज़ डिपेंडेंट ऑन ई, ये क्यों बेटा यहाँ पे लिखा है, ये ध्यान से देखो यहाँ पर 9/14 क्यों आया है, वो इसलिए आया है, ये इवेंट ई हो चुका था, हम एक बार ब्लैक बॉल को निकाल चुके थे, ठीक है, एक बॉल हमारी निकल चुकी थी, उसी की वजह से क्या हुआ, हमारा एफ वाले इवेंट पे इफेक्ट हुआ, ठीक है। एफ वाले इवेंट पे इफेक्ट ये हुआ कि एक बॉल जब हमने इसमें से निकाल ली, 15 में से एक बॉल निकाली तो टोटल कितनी बच गई है, 14। ब्लैक में से भी एक निकाली तो टोटल बच गई 9। इसका मतलब कि जो भी इवेंट, जब भी ई हैपन हुआ, ठीक है, जब भी ई अक्कर हुआ, उसने एफ इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी को उसको इफेक्ट किया, ठीक है, उसको चेंज कर दिया प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई, यहाँ कंडीशन अप्लाइड ऑन ई, तो ये क्या आएगी 9/14, ठीक है। अब मेरे पास दोनों चीज़ों की वैल्यू आ गई, ई की भी और एफ विद रिस्पेक्ट टू ई। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी एफ कंडीशन अप्लाइड ऑन ई, ठीक है। इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। देखो बेटा अब इस केस में अगर मान लो केस होता कि ये है विदाउट रिप्लेसमेंट, कि हमने एक बॉल निकाली उसको रिप्लेस नहीं किया। मान लो अगर आपके पास केस आ जाता कि हमने बॉल निकाली और फिर से उसके बीच में रख दी है, ठीक है, फिर से बीच में रख दी है, तो उस केस में देखो ये 15 - 1 थोड़ी करना था, ठीक है। उसको हमने बॉल निकाली तो बॉल निकाल के फिर से बीच में रख दी, तो टोटल तो फिर से 15 बॉल ही रहेंगी ना, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉल भी जो अगर 10 थी, 10 बॉल में से एक निकाली और फिर से वहाँ पे रख दी, फिर ये वहाँ पे फिर से अगेन 10/12 भी 15 ही आ जाना था, ठीक है ना, फिर से 10/15 ही आ जाना था ना। तो उस केस में हम कह सकते थे कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी ने एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं किया, बट इन दिस केस ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी ने एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट किया है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन किस पे अप्लाई हुई है, ई पे। और ये बात को बहुत ही ध्यान से समझ लो, दिस इज द मेन कंसेप्ट कि इफेक्ट हो रहा है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट कर रही है, ठीक है जी। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अभी देखो, अब मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। इस चीज़ को ना हम उसमें भी लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है कि 10 ब्लैक बॉल्स हैं, पूरी टोटल 10 ब्लैक बॉल्स में से हमने एक बॉल सिलेक्ट करनी थी, इसको लिख सकते हैं 10C1। 15 ब्लैक बॉल्स है, 15C1। ये
टोटल 15 ब्लैक बॉल, टोटल 15 बॉल्स में से मुझे एक बॉल को सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 15c1। ऐसे भी लिख सकते थे, यही आंसर आएगा इसका। इसको भी लिख सकते हैं कि टोटल हमारे पास 9 बॉल्स रह चुकी हैं, 9 में से एक सिलेक्ट करनी 9c1, 14 रह गई हैं तो 14c1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अभी आपको मैं एक और बात यहाँ पे कंसेप्ट समझा देना चाहती हूँ कि आगे पहले 9th एग्जाम्पल करते हैं, फिर अगला कंसेप्ट करेंगे। पहले 9th एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अभी मैंने देखो आपको 3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना भी बता दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशन ऑन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है जी, ऐसे ये लिखते हैं अगर 3 इवेंट हो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। ठीक है, एक 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड को सक्सेसिवली निकाला गया। सक्सेसिवली का मतलब है एक एक करके कि पहले एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला। ठीक है, एक होता है सक्सेसिवली, एक होता है साइमल्टेनियसली। सक्सेसिवली का मतलब होता है कि एक एक करके निकाला गया, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि 3 कार्ड एक साथ इकट्ठे निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं किया, यहाँ पे एक एक करके निकाला, सक्सेसिवली निकाला। सर so what is the probability that first 2 cards are king and the third card drawn is ace। देखो बेटा 3 कार्ड्स निकाले हैं, 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो देखो पहले 2 कार्ड हमने निकालने के, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। फर्स्ट 2 कार्ड कौन से हैं, इनमें से 3 जो कार्ड निकाले इसमें से पहले 2 कार्ड क्या है, किंग है, एंड द थर्ड कार्ड इज एस। तीसरा कार्ड जो कार्ड निकाला है वो एस है। तो हमें सबसे पहले ना 3 इवेंट को डिफाइन कर लेना होता है कि 3 इवेंट जो है वो क्या क्या। देखो ई वाला एक, इसमें इन्होंने लिए हैं कौन कौन से इवेंट लिए। अच्छा, उन्होंने ऐसे ही लिख लिया, के लिख लिया, दैट के डिनोट द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज किंग एंड ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज एस। ठीक है, तो के एक ऐसा इवेंट है जो अगर हमने पहले 2 कार्ड जो है किंग है, ठीक है ना, और तीसरा जो कार्ड निकाला है थर्ड वाला, ठीक है ना, एक जो रह गया लास्ट वाला वो क्या है, एस। ठीक है ना, वो एस वाला कार्ड है। तो देखो अगर 52 कार्ड्स में से, ठीक है, 52 कार्ड्स में से हमें किंग को बाहर निकालने की, किंग वाला कार्ड बाहर निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट किंग। तो अब आप बताओ कि 52 कार्ड्स में से कितने किंग होते हैं, 4 किंग। तो आप क्या लिखोगे, 4/52। ठीक है, सो ये एक किंग निकाला था, उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा कार्ड निकाला तो वो भी क्या आएगा, किंग वाला कार्ड ही निकाला मैंने। ठीक है, दूसरा कार्ड भी किंग वाला कार्ड है। पर देखो जो कार्ड हमने पहले निकाले थे ना वो सक्सेसिवली निकाले थे और विदाउट रिप्लेसमेंट थे। ठीक है, अगर 52 कार्ड्स में से एक किंग बाहर चला गया तो कितने रह गए अब टोटल कार्ड्स, 51। ठीक है, अगर 4 किंग में से एक किंग तो हमने पहले यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो किंग कितने रह गए यहाँ हमारे पास, यहाँ पे किंग 3 रह गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/51। ठीक है ना, सेकंड टाइम, ये सेकंड टाइम की बात करिए, सेकंड टाइम जब हमने सेकंड कार्ड को बाहर निकाला तो। ठीक है, फिर देखो अब ध्यान से, ये सेकंड कार्ड की इसको हम k/k क्यों लिख रहे हैं, ये देख लो बेटा ध्यान से। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो पहली वाली प्रोबेबिलिटी थी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ले लो। ठीक है ना, आप ऐसे समझो कि हमने ये लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया। आगे हमने निकालनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, कंफ्यूजन ना हो जाए वर्ड्स के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई, कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है जबकि ई वाला इवेंट हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो एफ वाला जो इवेंट है, यानी कि सेकेंड टाइम जब हमने किंग को बाहर निकाला तो उस केस में हमें टोटल जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो 52 से 51 हो चुके हैं। टोटल जो किंग हैं वो अब 4 से क्या हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। तो क्या किया, इस वाली फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी ने, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी ने एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट किया। ठीक है, इफेक्ट किया ना, दैट्स वाई दिस इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, अब हम आगे थर्ड कार्ड कौन सा निकालना है, एस वाला कार्ड निकालना है। ठीक है, अब थर्ड कार्ड है एस कार्ड। ठीक है, तो अब टोटल 52 कार्ड्स में कितने एस होते हैं आपको पता है, 4 एस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी ऑफ ड्राइंग द एस कार्ड इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द एस कार्ड, A/K लिखा है, ठीक है। के का मतलब है कि पहले वाले 2 इवेंट हो चुके हुए हैं। जैसे आप ऐसे लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू E इंटरसेक्शन F, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ G/EF, ठीक है। तीसरा इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो एस टोटल कितने होते हैं 4, तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, ठीक है। बट 52 में से सबसे पहले देखो उन्होंने लिखा कि पहले 2 कार्ड्स हमने किंग वाले तो बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है। तो 2 कार्ड अगर किंग के बाहर निकल जा चुके हैं तो 52 कार्ड्स में से टोटल कार्ड अब कितने होंगे 50, क्योंकि 2 तो किंग हमने पहले बाहर निकाल लिए। तो फिर से आप समझ पा रहे हो इस बात को कि पहले 2 इवेंट जो हमने यहाँ पर किए हैं उस इवेंट ने ये थर्ड वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अकर होने में इफ़ेक्ट किया, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि जी इवेंट को होने में ई और एफ दोनों ने इफ़ेक्ट किया, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ 4/50, ठीक है। 4 एस कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स कितने हो गए 50। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे ये वाले क्वेश्चन हैं। सो अगर नेक्स्ट टॉपिक इज यू कैन डू द सिमिलर क्वेश्चन इन द सेम वे। देखो अब जो मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल कराई हैं इसी के बेसिस पे आपसे एक्सरसाइज के आप यू कैन डू द आई थिंक सो फर्स्ट 6 क्वेश्चन यू कैन डू इन दिस वे, फर्स्ट 6 नहीं फर्स्ट 5 यू कैन डू इन दिस वे, ओके। फर्स्ट 5 questions you can do 13.6 on the basis of these examples easily.